नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। यूपीएससी टीआरई 3 के लिए जो एक जनरल पेपर होता है 40 क्वेश्चन का, जिसमें मैथ और जीएस के पार्ट भी दोनों शामिल होते हैं, उसका आज ये प्रैक्टिस सेट 1 है। और इसी तरह से हम लोग कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे और आज ये प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, बाकी 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दो संख्याओं का मासा 29 है और इसके लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। उन दो संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप ये देख रहे हैं एलसीएम की बात किया जा रहा है। एलसीएम के दो गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड है और दो गुणनखंडों का क्या है? 15 और 13। ये दो गुणनखंड है और ये एलसीएम, और इसका एलसीएम जो होगा यही होगा इनका जो है प्रोडक्ट। क्यों ऐसा होता है? अगर दो को प्राइम नंबर हो, सहअभाज्य संख्याएं हो, तो उनका जो गुणनफल होगा उनके एलसीएम के बराबर होगा। बस काम आपका खत्म। तो पहली संख्या जो बनेगी वो 15 इंटू 29 बनेगी, दूसरी संख्या जो बनेगी 13 इंटू 29 बनेगी। अब इसमें पूछा क्या है? छोटी संख्या बताइए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं आप, इतना कैलकुलेशन करने की बहुत विशेष जरूरत नहीं। अगर इतना आपके पास समझ में आ रहा है कि छोटी संख्या यही बनेगी क्योंकि ये 13 है, 29 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यूनिट डिजिट देखिए 9 त्रिक 27, जिसके इकाई का अंक 7 है वही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 377। ये क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तब का ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 99 सही 95/99 इंटू 99 माइनस 95। दिखने में खूब भयंकर है लेकिन है ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, पहले इसमें हम गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 99 का स्क्वायर प्लस 95 इंटू 99/99 प्लस 95, यही है। यहां से ये कैंसिल आउट, तो 99 स्क्वायर प्लस 95 माइनस 95, सॉरी ये यहां पर हाँ माइनस होगा, ये यहाँ ये वाला टर्म है माइनस का, माइनस 95, इससे कैंसिल आउट। अब बचा क्या है? 99 का स्क्वायर, और क्या होता है? 9801, ये 99 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मैचों में औसत उसका 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत 45 हो तो अंतिम 8 मैचों का जो औसत क्या होगा? तो देखिए, एक फार्मूला लिख दीजिए, 20 इंटू 35 औसत है। अगर टोटल योग निकालेंगे तो 20 इंटू 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 गुणे 45, इसका सम हो गया। 8 मैच और बचे हुए हैं, तो हमने कहा यह एक्स रन, उसमें 8 मैचों में एक्स रन बनाए। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 700। 12 पंजे 60, शून्य 6 और 12 चौक 48, 2 50, 4 54 54। आप इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 160 इज इक्वल टू 8x। इससे काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 1250 पर 5% की छूट, फिर 15%, फिर 20% की क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है। सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी क्रमिक एक बार आपने 5% का डिस्काउंट दिया, फिर 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया। इन सभी के बाद उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या है? अब देखिए, यहां पॉइंट में है, पॉइंट से देख के घबराइए नहीं, हमारे पास बहुत अस्त्र है, इसको हम कर लेंगे। देखिए 1250 इंटू 5% का अगर छूट देता है तो प्राइस कितनी बनेगी? 95 बनेगी, बची जो मूलधन में बचेगा बटे 100। फिर इस पर भी 15% का छूट देता है यानी कि 85%। फिर इस पर 20% की छूट देता है यानी 80/100। बस इतनी बात समझ में आई होगी तो बात आपका एकदम काम क्लियर है। अगर इसको आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं बड़े आराम से, नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी उपाय है। अब ध्यान से देखिए, अब हम यूज करेंगे डिजिटल सम।
टीएस कॉन्सेप्ट। टीएस कॉन्सेप्ट एक प्लेलिस्ट में आपका है, हमने डाला है उसको, डिजिटल सम, उसको देख लीजिए, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए डिजिटल सम में अंकों का योग कर लेते हैं, 5 2 7 1 8, यहां अंक का योग 8 हो गया, और यहां पर 9 5 14, तो 4 1 5, अंकों का योग यहां 5 होगा, यहां 8 5 13, 13 3 1 4, अंकों का योग 4 होगा, और यहां आपका 8। अब देखिए गुणा करिए, 8 पंजे 40, तो 40 और अंकों का योग कितना बनेगा, इसका 4 बनेगा। यहां 8 चौक 32, 3 2 5, 8 चौक 32, 3 2 5 बनेगा, और 5 चौक 20, यानी कि 20। अगर इनका अंकों का योग देखेंगे तो डीएस डिजिटल सम क्या होगा, 2 होगा। जिसका डिजिटल सम 2 है वही इसका आंसर है। देखिए 9 को कैंसिल कर दीजिए, 5 2 7 5 12 2 1 3, यह डिजिटल सम नहीं है, तो ये कैंसिल आउट। 9 7 5 12 12 24, 24 4 2 6, यह भी नहीं बनेगा, यहां पर तो ये होगा नहीं। देखिए 8 7 15 और 15 5 20, तो इसका डिजिटल सम 2 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से कर सकते हैं, यहां डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाइए, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बड़े आराम से यहां तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप ये मान के चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, उस तरह का दिमाग आप अप्लाई करके देखिएगा, तब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोई प्रिंसिपल है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 वर्षों के लिए, 12 साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपया है। तो आप सीधे लिख दीजिए प्रिंसिपल पी है और 5% रेट है, कितने 3 सालों के लिए है, बटे 100 कितना मिला है, 1200 मिला है। साधारण ब्याज प्रिंसिपल आपका निकल आएगा, 5 या 15 15 अट्ठे यानी कि 80 हो जाएगा। पी कितना आ जाएगा, 8000, 8000 आ गया। प्रिंसिपल आपका जो मूलधन है वो कितना आ गया, 8000 आ गया। अब देखिए, अब कह रहा है इसी का उसी समान टाइम में, 3 ही साल टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है। अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो ये तो आपका प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल पे तो रेट कितना है, 5%। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 5/100, 1/20, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपया फायदा ले रहा है, तो नई फ्रैक्शन जो बनेगी 21/100 बनेगी, 21/20, 20 बन जाएगी बस। अब इसी का आप 3 गुना करते हैं, पावर 3 करते हैं, तो आप पावर 3 करने के लिए देखिए 21 ए है आपका मूलधन, मूलधन, और ए है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मिश्र धन आप कहेंगे, मिश्र धन, मिश्र धन, ये मिश्र धन, जिसको आप मिश्र धन कहते हैं। तो ये 20, फिर 20, फिर 20, 21, 20। देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा आपका, ए न, इसका क्यूब अगर करेंगे तो 21, 21, 144 और 441, 21, 144288। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 8 4 12, 9261, 9261 आ गया, और ये आपका आ गया 8000, मतलब 8000। अब देखिए मूलधन 8000, 9161 रुपया मिश्रधन मिला, ब्याज कितना मिला, 1261, 1261 कहीं है आपका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दुगनी है। प्लेटफॉर्म जो है रेलगाड़ी की लंबाई की आपके दुगनी है। अब ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति, स्पीड आपकी 144 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बतानी है। देखिए बहुत सिंपल है। पहली बात तो ट्रेन, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है और ये आपका प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, इंजन यहां पर है। जब
लास्ट वाला बोगी यहां पर पहुंचेगा तो ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, अभी तो माना जाएगा ये क्रॉस हो गई है। नहीं तो अगर यहीं पर इंजन यहां पर है और लास्ट वाला वैगन यहां पर है तो क्या ये क्रॉस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। यानी कि इसकी भी लंबाई जुड़ेगी और इसकी भी। और ट्रेन क्या कह रहा है? प्लेटफॉर्म 2D है, डिस्टेंस 2D है और ट्रेन की लंबाई जो है D है। तो कितना हो गया आपका? 3D। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको? 3D। स्पीड कितना है भाई? स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 144, अब 144 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से आप गुणा कर देंगे। और कितना टाइम ले रही है? 30 सेकंड ले रही है। 30 सेकंड, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड आ गया है। अब देखिए, अगर यहां पर हम इसको काटेंगे तो ए आपका 8 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 3 से काट दीजिए, 10 हो गया। तो आपका आ गया डी इज इक्वल टू 400। डी इज इक्वल टू 400। डी क्या है? ये ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर पूछा है तो दुगना है इसका, 2D है। तो आपका कितना हो जाएगा? 800 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है वो विगत वर्ष कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी में, टीआरई 1 में या टीआरई 2 में, और अदर भी बीपीएससी के जितने एग्जाम हुए हैं उन्हीं से एक क्वेश्चन लिए गए हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 9:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आय का जो अनुपात है 3:4 है। देखिए 4 वर्ष पहले था, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष तो ऐड करना पड़ेगा। तो हमने कहा एक है 9x प्लस 4 हमने कर दिया, ये वर्तमान में आ गया। और फिर बी का 13x प्लस 4 कर दिया, ये वर्तमान में आ गया। अब बोला वर्तमान से 8 साल बाद, यानी कि हमने 8 साल और ऐड कर दिया। इसमें कितना हो गया भाई? 3:4, 3:4 के अनुपात में। अब बड़े आराम से यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए 8 4 12, अगर यहाँ पर 12 चौक 48 हो जाएगा और 9 चौक 36, 36x प्लस 48, ये हो गया 13 3 39, 39x प्लस 12 24 बरती 36, 36। अब देखिए यहाँ पर 3x बचेगा, इसको यहाँ लेकर आइए तो कितना बचेगा? 8 4 12, 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 4 आ गई। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 पुट कर दीजिए तो देखिए 4 9 36 प्लस 4 40, कितना हो गया? 40। और 4 यहाँ 13 चौक के 52, 52 4 56, 56 आ गया। अब पूछा क्या है भाई? ए की आय जो आ गई, ए है 40 साल और बी आ गए 56 साल, यानी वर्तमान में। अब पूछा आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद कि इनकी आय बताना है, तो ये 44 हो जाएंगे। और ये कितना हो गया आपका? 60 काटिए 11 और ये 15 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। बहुत आराम से इसको लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 900 मीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई बताइए। समचतुर्भुज का मतलब होता है विच इज डायमेंशनल फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड आर इक्वल। जितनी भी साइडें हैं चारों साइड बराबर होगी तो हम कहेंगे कि वह समचतुर्भुज है। और उनके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं समचतुर्भुज के, लेकिन यहाँ साइडों की बात किया गया है तो हमने कहा इनकी भुजाओं के वर्गों का। हमने भुजा जो मानी, कहा भुजा भाई ए है, इनका वर्ग अगर करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे 4 भुजाएं हैं इनकी, तो चारों को जोड़ लीजिए, 4a स्क्वायर हो गया। इनका जब सम करेंगे तो कितना आएगा? 900 मीटर स्क्वायर, यही तो कह रहा है। अब देखिए ए स्क्वायर की अगर बात करें 900/4 कर देंगे, और यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 30/2, और 2 को काटेंगे तो आ जाएगा 15, है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक गोलार्ध की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है।
एक गोलार्ध की बात किया गया, गोलार्ध का मतलब हेमिस्फीयर है, स्फीयर नहीं हेमिस्फीयर है, यानी कि गोले का आधा काट दिया गया। तरबूज आप लीजिए, आधे से काट दीजिए, बस उतना ही गोलार्ध आपका बन गया। अब क्या कह रहा है देखिए, रेडियस इसका 14 सेंटीमीटर है, 45 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अर्धगोले के बाह्य मतलब लेटरल सरफेस एरिया की बात किया जाएगा। बाह्य दृष्टि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको रगने की लागत कितनी है और पाई की वैल्यू दिया गया है। बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करते हैं तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन अर्धगोले की बात करेंगे, अर्धगोले की बात करेंगे, अर्धगोले की बात करें तो कितना होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब 2 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रख दीजिए। चलिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14 गुणे 14। अच्छा, ये कितना आया, ए क्या आ गया, ए एरिया आ गया है, क्या आ गया है, ए क्या आ गया है, एरिया आया है आपका, क्या आ गया, ये एरिया आया है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल आ गया। अगर इतना क्षेत्रफल आ गया तो उसी क्षेत्रफल पे आपको प्रति वर्ग जो है सेंटीमीटर क्षेत्रफल का जो कीमत है रंगने का 45 रुपया है। तो यहाँ 45 से गुणा कर दीजिए 45। अब ध्यान से देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपको टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व करना है। आपको एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि ये कौन सा तरीका लगा रहा है, आपको वहां पर ये देखा जाएगा कि भाई गोली इसने सही रंगा है कि नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज है। तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट नहीं, वहां पर आईक्यू लेवल टेस्ट किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैं लगाऊंगा डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। और डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करिए, एनी नंबर में मल्टीप्लाई करिए, तो उसके अंकों का योग ही 9 होगा। ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए 4 5 9 इनके अंकों का योग 9 है। 7 से अगर मैं इसको काट दूं 2 बार तो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर यहां पर डिजिटल सम डीएस इसका 9 है तो जाहिर सी बात है इन संख्याओं का जो रिजल्ट आएगा उसका भी डीएस 9 होगा। बात समझ में आई? अगर इन संख्याओं का डीएस 9 है तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी डीएस 9 होगा। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट वाले में जाके प्लेलिस्ट में आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत फायदे की चीज है वो। देखिए अब यहीं पर बनाइए 6 3 9 काम खत्म, 5 1 6 तो ये तो होगा नहीं, काम खत्म इसका। यहां पर देखिए 6 5 11 11 8 19 19 2 21 2 1 3 यह भी नहीं होगा, काम इसका भी खत्म। यहाँ देखिए 5 4 9 5 4 9 एकदम करेक्ट है। देखिए 8 5 13 13 2 15 15 8 23 3 2 5 यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और आप एक बार अगर डीएस कॉन्सेप्ट लगा लिए ना तो ये लगाने की जरूरत है नहीं। आपको पता है 45 से मल्टीप्लाई करना है, 45 का मतलब डिजिटल सम 9, तो जो भी रहेगा डिजिटल सम 9 होगा। टक से मारा आपने आंसर और आगे बढ़ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और इनका योगफल का दुगना 200 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या तो 5 बनेगी दोस्त, कुछ भी आएगा 5 बनेगी। अब इन संख्याओं का दुगना 200 है तो आधा कितना होगा 100 होगा ना। अब इनको हम जोड़ लिए 3 2 5 5 10 यानी कि 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ी संख्या कौन बनेगी 5, 5 है ना बड़ी संख्या, तो 5 कितना हो गया 50। अब 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है दोस्त। 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ये फ्री के नंबर है, ये जान लीजिए। इसमें मैथमेटिक्स अर्थमेटिक में केवल मैथमेटिक्स ये कहता है कि हमको पढ़ने की पहले आपको समझ होनी चाहिए, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसा जैसा हम कहते हैं वैसे वैसे करिए और हम आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या दिक्कत है, आराम से मिल जाएगा नंबर। चलिए अब जीएस का पैटर्न लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 40 तक जितना भी क्वेश्चन है सब जीएस के पार्ट में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या करने वाला इनमें से कौन था।
राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो इसमें था उधम सिंह। जलियांवाला बाग के हत्याकांड की अगर बात करें 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, कहां पर? अमृतसर। अमृतसर। किसने किया था ये सभाएं? तो सैफुद्दीन किचलू ने और सत्यपाल ने ये सभाएं जो आयोजित किया था। और इसको अगर पूछा जाएगा उधम सिंह ने कब गोली मारी, तो 13 मार्च 1940 को। उधम सिंह ने इसको कब गोली मारी, तो 1940 याद रखिए। ये बहुत ज्यादा डेट याद करने की जरूरत नहीं है, 13 मार्च 1940। तो 1940 भी याद रहेगा तो भी काम आपका चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई? तो आप कई बार पढ़े हुए हैं, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, कभी कभी पूछ लेगा कि स्थापना कब की गई थी इसकी, तो 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा डीप हम जाके नहीं बताएंगे, क्योंकि और सेशन है उसको देख लीजिए, उसमें पूरा विस्तृत आपको बताया गया है। लेकिन जो काम की चीजें रहेगी उसकी चर्चा जरूर करेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, जो कैबिनेट मिशन था 1946 में भारत आया था, इसका लक्ष्य था भारतीयों के जो नेतृत्व सत्ता है उसको उनको सौंपने के, उसके विचार विमर्श यहाँ पर आया था। अगर कभी कभी पूछ लेता है उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्लेमेंट और एटली। क्लेमेंट और एटली थे। और ये कब आया था? तो 16 मई 1946 को आया था। 16 मई को आया था। 16 मई 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिंबिसार किस वंश का राजा था? अब आपको बताना है बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो ये वंश था इसका हर्यक वंश। हर्यक वंश का ये राजा था। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है हर्यक वंश का जो स्थापना है वह कब कौन से समय में हुआ था? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 तक है। 544 ईसा पूर्व से लेकर 544 ईसा पूर्व से लेकर 544 ईसा पूर्व से लेकर 592 492 ईसा पूर्व तक इसकी स्थापना हुई थी। ये इसका कार्यकाल था। आगे चलकर जो है मौर्य साम्राज्य का जब विस्तार हुआ तो इसमें ये विलीन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है? अब आपको बताना है कि राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें 153 तो 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त होगा। एक राज्यपाल 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2 राज्यों के लिए अलग अलग नियुक्त किया जाए। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक किसमें कहा गया? 153 में, 153 पे कहा गया। और 148 की अगर बात करें तो ये सीएजी की नियुक्त होती है। इसमें भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक इसमें नियुक्त होता है। 100 अगर 36 की बात करते हैं 136 की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाजत है। 136 में आप विशेष इजाजत के तहत तो जो है उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। अगर 124 की हम बात करते हैं 124 की, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात किया गया है इसमें 124 में। चलिए अभी इसका अगर हम देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 153 जो राज्यपाल के उसके बात करता है राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? देखिए ग्रेनाइट सेल जो है बहुत पुरानी है। अब पुरानी सेल सबसे पुरानी सेल है
आपकी आग्नेय शैल का एक रूपांतरण रूप है। ये चट्टानें जो है मैग्मा और लावा के जमने के निक्षेप से हुई है। ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये वोल्केनो एक्टिविटी जब क्रस्ट जो है ठंडी हुई, उस समय की ये आग्नेय चट्टानें हैं, यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स। तो आग्नेय चट्टानें जो है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें जीवाश्म मिलेंगे? आप कहेंगे उस समय दहकता लावा रहेगा तो उसमें जीवाश्म के कोई जीव तो थे नहीं, तो जीवाश्म मिलने के कोई भी लक्षण नहीं मिलेंगे। इसमें ये जीवाश्म रहित है। और इसमें कभी-कभी पूछ लेता है कि इसमें और अन्य कौन-कौन सी चट्टानें आती है? तो इसमें आपकी आती है बेसाल्ट आती है और परमैग्नाइट भी आती है, डायोराइट भी आता है, गेब्रो भी आता है इसमें। इन सब की चट्टानों में आता है ग्रेनाइट के इसके साथ में, यानी कि ग्रेनाइट भी इसी का एक रूप है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? जो पहाड़ी पासेस है उसको आपको बताना है कौन सा एक दर्रा है जो पहाड़ी पासेस है, किसके, भारत और चीन के बीच में। तो ये है आपका काराकोरम। काराकोरम काराकोरम दर्रा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ कहाँ किन दो देशों के बीच में स्थित है, कहाँ पर पास है। पास का क्या मतलब है कि दो पहाड़ियों के बीच में वो दबा हुआ सकरा रास्ता जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है और जो है सड़कें निकाली जाती है, वो ऐसा सकरा रास्ता होता है कि दो पहाड़ियों के बीच में होता है और उसको बोला जाता है पासेस। तो पासेस एक जो काराकोरम है वो भारत और चीन के जो है बीच में है, वहां से पास है। अगर बात किया जाए कि खैबर दर्रा कहाँ है, जो कि यहाँ पर है आपका खैबर दर्रा, तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। और यहाँ पर पंगसौ दर्रा दिया गया है। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाए कि पंगसौ दर्रा कहाँ पर है, तो भारत और म्यांमार के बीच में। ध्यान में रखिएगा, भारत भारत और म्यांमार, म्यांमार के बीच इसके बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में है। अगर पूछ लिया जाए आपका जोजिला दर्रा कहां पर है, जोजिला दर्रा तो लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है जोजिला? लद्दाख में है। और कुछ दर्रे जो बड़े फेमस है, जैसे बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतास दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, और नीति दर्रा, माना दर्रा, दो दर्रे ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है और बोडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस चीजों को भी ध्यान में रखिए। अच्छा, एक खास दर्रा और आता है जो आपका पूछा जाता है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहां पर है? वो मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र से पृथक करता है, वो कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? देखिए, इसमें आपसे कह रहा है गंगा नदी और सिंधु नदी। सिंधु कहां बह के जाती है? इंडस, वो पाकिस्तान होते हुए जाती है। तो वह क्षेत्र कौन सा पड़ेगा आपका? हरिद्वार, नामचा बरवा, अलकनंदा, अंबाला। तो अंबाला का जो क्षेत्र है, अंबाला का जो क्षेत्र है वह इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है, वो बीच का क्षेत्र है जो जल नदी को विभाजित करता है। अंबाला, अंबाला कैंट के नाम से अंबाला स्टेशन भी है, वहां पर जो छावनियां ज्यादा है। तो अंबाला इसके बीच में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया तेल क्षेत्र जो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, ये आपका पड़ता है आसाम। आसाम में कहा? डिगबोई, डिगबोई, डिगबोई आसाम, डिगबोई आसाम, डिगबोई में पड़ता है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता आपसे कि डिगबोई कौन सी घाटी में, जो ये तेल क्षेत्र है वो कौन सी घाटी में है? तो सुरमा घाटी में। कहां पर है? सुरमा घाटी में। नाहरकटिया कहां पर है? सुरमा घाटी, सुरमा घाटी, सुरमा घाटी में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गुजरात क्षेत्र की बात करें, गुजरात की, तो गुजरात का जो क्षेत्र है अलकेश्वर तेल क्षेत्र उसको बोला जाता है, जो खंभात की खाड़ी में है, खंभात की खाड़ी में। और ये अहमदाबाद में कलोल क्षेत्र है, वहां उसके पास में है। अगर हम बात करें कि जो अरब सागर के तटीय क्षेत्र की बात करें, अरब सागर में,
तो यहाँ पर तेल क्षेत्र सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे मुंबई हाई है, मुंबई हाई में काफी ज्यादा तेल निकाला जाता है। यह बेसिन वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई हाई का जो महाराष्ट्र में है, वो मुंबई हाई वो कौन से क्षेत्र में है, तो वह आलिया बेट क्षेत्र में है। कहां पर है? आलिया बेट क्षेत्र में। आलिया बेट क्षेत्र में। कहां पर है? आलिया बेट क्षेत्र में है, मुंबई हाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो ये आपका है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है, और इस अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि बंदी को सामने प्रस्तुत करिए। परमादेश, प्रतिषेध, और उसके बाद चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा। यानी कितनी रिटें दायर कर सकते हैं इसके तहत में? 32। 5 रिट, 5 रिट दायर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो बार बार आप पढ़ते चले आए हैं, नीलम संजीवा रेड्डी, और उनको निर्विरोध चुना गया था। कब चुना गया था? इनका जो कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1977 से लेकर 1982 तक था। नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर कभी कभी पूछ लिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव तो होता नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा उस पर जो है चुनाव प्रक्रिया की जाती है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। पहली बात, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। जिसको हमने अपॉइंटेड किया है वो हमको कैसे अपॉइंटेड करेगा? वो मनोनीत सदस्य नहीं रहते हैं। यानी निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आए हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य एकदम नहीं। तो यह चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों के नामित करने की शक्ति रखता है? यानी कि राज्य में किसी सदस्य को नामित करने की जो शक्तियां हैं वह किसके पास हैं? संबंधित राज्य के राज्यपाल के, भारत के प्रधानमंत्री के, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के, संबंधित राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष के। तो देखिए, जो केंद्र में सर्वे सर्वा है, जो सबसे सुपर मोस्ट है, मतलब जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं, तो वो कौन है? राष्ट्रपति। और अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्तियां देता है, जैसे कह के जो भी आपके सुप्रीम होगा उसको कौन अपॉइंटेड करता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल करता है। अगर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में और कार्यों के बारे में बात करें तो राज्य के समस्त कार्यपालिका जो है उसी के नाम से सारे कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। वह मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है। सलाह किससे लेता है? मुख्यमंत्री से लेगा, और नियुक्ति स्वयं वो करेगा। और वह अपने राज्य के अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव उसका भी नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता उसका भी नियुक्ति करता है, राज्य सेवा जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और विधानसभा के जो विधान परिषद के सदस्यों को नामित शक्तियां वही प्रदान करता है। तो कौन करता है? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई है? तो देखिए, अंतरराज्य जो परिषद है इसकी जो स्थापना है वह समिति है आपका, एक नंबर सहकारिता समिति, दूसरी है वाई बी रेड्डी समिति, तीसरी है टीएसआर सुब्रमण्यम समिति, और चौथा है चंद्रबाबू नायडू समिति। तो देखिए बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? आपने कई बार आपने पढ़ा होगा कि सहकारिता समिति जो है सरकारिया समिति, सरकारिया जो समिति है वो
फिर एक कहती है अंतरराज्य परिषद की जो स्थापना है उस जो सरकारिया समिति है उसकी अनुशंसा पर किया गया था। अब आपसे कभी पूछ लेता है कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया था, वो अनुच्छेद था 263। कौन से अनुच्छेद था? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के आधार पे इसको किया गया था, इसका गठन किया गया था। कब किया गया था ये कभी पूछ ले तो ये 1990 में किया गया था। कब किया गया था सहकारी आयोग? 1990 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश डैश का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? सरल रेखी, सरल रेखी, क्या ऐसे जाएगी? नहीं। प्रक्षेपित, एकदम सही है। और अति पर्यावलयिक, नहीं। हाइपरबोलिक, नहीं। क्षैतिज, नहीं। देखिए जो गति है गोले की, गोला तोप को कभी ऐसे नहीं दागा जाता। जैसे ये तोप है आपकी, मान लीजिए ये आपका तोप है, तो ऐसे नहीं रखा जाएगा कि ये इसमें से गोला निकल के ऐसे दाग रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुंह रहता है। कभी कोई भी तोप देखिए तो वो पैरेलल नहीं रहेगी, उसका मुंह ऊपर की तरफ रहेगा और इस तरह से गोला जाके गिरता है। और इस गति को, जो ये गति बनती है, जो ये पथ बनता है, इसको प्रक्षेपित गति कहते हैं। प्रक्षेपित गति कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रक्षेपित गति के कहां कहां उदाहरण मिलते हैं आपको? तो देखिए अगर प्रक्षेपित गति की हम बात करें तो प्रक्षेपित गति का जो उदाहरण है कि पानी की टंकी है उसमें छेद कर दीजिए, जो पानी गिरेगा वो टंकी से जो पानी गिरेगा इस तरह से गिरेगा, कभी ऐसे नहीं गिरेगा, इस तरह नहीं गिरेगा। इतना भी फोर्स रहेगा, जब ये डाउन होगा तो नीचे धरातल पे आके गिरेगा, कुछ इस प्रकार के। तो वो जो पानी का गिरने का धारा की गति है वह जो है आपका प्रक्षेपित गति है। लड़का बॉल को फेंकता है खूब ऊपर, वो भी धरती पर पकड़ते समय वो प्रक्षेपित गति अपनाती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वाहनों के हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बार बार आपने पढ़ा है, ऐसा दर्पण जो जिसका तल दबा हुआ हो, यानी कनकेव मिरर होना चाहिए, और वही आपका यूज होता है कहां पर? गाड़ियों के मिरर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और कहां कहां यूज होता है? तो आप ये जानते हैं कि गाड़ियों के जो वाहनों की हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है। दूसरा, आंख नाक कान के डॉक्टर जो होते हैं वह इसका उपयोग करते हैं अंदर चीजों को देखने के लिए। तीसरा, सर्च लाइट में आपका अवतल दर्पण लगा होता है। लाइट आप देखिए इसी तरह से होगा, बीच में लाइट होगा और रिफ्लेक्ट होकर फिर प्रकाश बाहर की तरफ जाएगा। सोलर कुकर जो होता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण ही काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? देखिए परमाणु बंध की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या कहता है कि स्थितिज ऊर्जा को घटाने तथा स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने तथा स्थिरता होने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने स्थिरता प्राप्त करने के लिए। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी को कम करने तथा अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनते हैं, उसका अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अब इसमें अगर बात किया जाए कि दो परमाणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षक बल है वो परमाणुओं के बंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो आकर्षण बल रहता है वो एकदम प्रेरित करता है कि परमाणु बंध बने। अधिकतर जो परमाणु बंध होते हैं वो बाह्य कक्षा के परमाणुओं की संख्या और अपूर्ण रहती है, उनके जो एक्सटर्नल पार्ट रहते हैं उसमें अपूर्ण रहती है, और जिनसे उनकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनमें ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी उसमें खूब जो है कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर मतलब अधिक होगी। अब जो प्रकृति होती है उसमें ऐसा देखा गया कि मतलब नेचुरली कि अधिक स्थितिज ऊर्जा वाले जो तत्व होते हैं वो कमजोर होते हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत क्वालिटी के नहीं होंगे। अधिक स्थायित्व एवं शक्तिशाली होने के उद्देश्य से परमाणु बंध जो बनते हैं उनके लिए वो प्रेरित करते हैं कि वो परमाणु बंध बने और शक्तिशाली बने। तो इसमें क्या बनेगा? स्थितिज ऊर्जा को घटाने, स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ये बंध आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का एक अपर रूप है की खोज किसने किया था? ये सीले ने, रिचर्ड स्लामी ने, कमली ने और फ्राडे ने और हाइजेनबर्ग ने, किसने किया था? अब आप इसको बताइए। देखिए अगर हम फुलरीन की बात करें, फुलरीन की बात करें तो ये कार्बन का एक अवरूप है, ये भी आपको ये पता है। और इसका जो खोजकर्ता थे वो रिचर्ड स्लेमी थे। ये रिचर्ड स्लेमी इसके जो है खोजकर्ता थे। इन्होंने जो खोज किया था उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब आपको कभी पूछ लेता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो सन 1996 में। कब दिया गया इनको? सन 1996 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इसी खोज के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधे की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है? बार बार आप पढ़ते चले आ रहे हैं। वो सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज की अगर बात करें तो जो कोशिका भित्ति होती है, जो आ, आ, सेल होते हैं, सेल वॉल होते हैं, वो पादप कोशिका की सबसे आउटर लेयर होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जो आउटर लेयर है वह जो सेल वॉल है पादप कोशिका की, वो आउटर लेयर होती है। यह मोटी भी होती है और मजबूत तथा निर्जीव होती है। यह मजबूत तथा निर्जीव होती है। यह मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। यह पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है, जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, जो पादप कोशिका की संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि बाहर से चोट लगे और कोई ऐसी जो है प्रेशर हो तो भी वो झेल सकता है, यानी कि वो दृढ़ता प्रदान करता है, ऐसी संरचना उत्पन्न करता है। तो ये सेलुलोज आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में डीएनए का पूरा रूप आपको बताना है। डीएनए तो देखिए डीएनए बार बार आप पढ़ते चले आए हैं। इसको क्या बोला जाता है? आपका है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा ये क्या होता है क्या नहीं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो जीवित कोशिकाएं हैं उनकी जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनके जो तनुनुमा अणु है, जो ऊपर जो सरफेस पे अणु होते हैं, वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल से वो बनते हैं, यानी उनको कहते हैं डीएनए। अब इसके अनुवांशिक कूट से वो निबंध होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि इसका डीएनए उसके दूसरे से नहीं मिल रहा है, उसकी जांच भी करते हैं। कभी कभी जो केसेज ऐसे फंस जाते हैं तो उसमें डीएनए की जांच भी की जाती है। तो यह वही जांच होती है। इसमें डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। क्या संचय होता है? तो ये संचय होता है आपका कॉपर। कॉपर कॉपर की अधिकता होने के कारण विल्सन रोग होता है। क्या होता है? कॉपर की अगर अधिकता हो जाती है तो ये विल्सन रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंतः उत्पाद होता है? देखिए जो बात किया गया कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंतः उत्पाद क्या है, पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है लिपिड्स, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है सेलुलोज। तो इसमें जो ग्लूकोज है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा ग्लूकोज अब है कैसे? तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन के लिए यकृत रक्त के जो ग्लूकोज पाए जाने वाले जो भाग हैं उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यकृत रक्त के को जो है उसमें जो ग्लूकोज होता है उसमें उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और यह संचित पोषक के तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। अच्छा क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है इसमें जो है शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है,
तो यकृत जो संचित ग्लूकोजन है उसको फिर ग्लूकोज में परिवर्तित करके पूरे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में नियमित करता है, जिससे आपका जो है सारा सिस्टम बरकरार रहता है और चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर फिर कार्रवाई करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन में जो परिवर्तित रहता है तो वह स्टोरेज रह सकता है और यकृत में वह स्टोरेज फिर पुनः ग्लूकोज में होके और शरीर की क्रियाओं में शामिल हो जाता है और उसको एनर्जी देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है और कहाँ का है? ए आप, आपका ऑप्शन नंबर ए असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा है आपका त्रिपुरा। तो बताइए कहाँ का है? तो ये है आपका त्रिपुरा का। ये कहाँ का है? आपका त्रिपुरा का। अब त्रिपुरा का अगर त्रिपुरा की बात करें तो ये पूर्वोत्तर राज्य है। ये सबसे लास्ट में जो है ये उत्तर पूर्व जो है म्यांमार के पास इसका जो है क्षेत्र टेरिटरी लगती है। बांग्लादेश से भी अटैच होता है। दुर्गा पूजा का यहाँ पर जो त्योहार होता है वो काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रमुख लोक नृत्य है रियांग समुदाय। रियांग समुदाय का जो है होजगिरी नृत्य है वो कराया जाता है यहाँ पर। कोलाई समुदाय मैं माता जो है कोलाई समुदाय यहाँ है जो मैं माता नृत्य करता है। यह नृत्य है और यहाँ पर ये फिल्म इसको किया जाता है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है त्रिपुरा में। और यहाँ पर एक स्वागत नृत्य भी किया जाता है। यहाँ पर त्रिपुरा में एक स्वागत नृत्य होता है, स्वागत नृत्य भी करते हैं ये लोग। तो आपसे पूछ ले कभी स्वागत नृत्य कहाँ पर फेमस है, कहाँ पर ये किया जाता है? तो ये किया जाता है त्रिपुरा में। कभी कभी आप सुमेलित करने के लिए आता है कि लुसाई समुदाय का कौन सा नृत्य है जो करते हैं लुसाई समुदाय के लोग? तो ये वो है आपका चेराव। और कहां पर है? ये त्रिपुरा में ही है। लुसाई समुदाय चेराव नृत्य करती है और वो है आपकी त्रिपुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कालबोलिया लोक नृत्य नृत्य शैली कालबोलिया समुदाय के जीवन की पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। अब जो कालबोलिया जनजातियां हैं उनका जो है नृत्य है ये, और उनकी जनजातियों की जो संख्या है वो बहुत कम है, इसलिए इसको यूनेस्को ने आईसीएच जो है अमूर्त संस्कृत विरासत के रूप में रखा हुआ है। इसको 2010 में इसको रख दिया। क्या होता है कालबेलिया के जो लोग होते हैं ये सांपों को पकड़ते हैं और सांपों को अपने पास रखते हैं, जहरीले जहरीले सांपों को। और यहाँ की जो औरतें हैं वो कालबेलिया नृत्य करती हैं। यह जो नृत्य है ये कालबेलिया लोक नृत्य है। यह किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष या महिलाओं द्वारा? तो ये किया जाता है महिला द्वारा। ध्यान में रखिएगा इसको, महिला महिला द्वारा महिला द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिला द्वारा किया जाता है। ये पुरुष इसमें भाग नहीं लेते। और ये जो कलबोलिया नृत्य है ये माना जाता है कि महाकाल को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक्सेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, अयूब खान, इंदिरा गांधी, अरविंदो घोष। तो चलिए बताइए। और इसको तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि ये जो नृत्य जो आपकी ये पुस्तक है इसके बारे में कई बार आपने स्टडी भी किया होगा। तो इसमें आपका अरविंद घोष करेक्ट आंसर है। अच्छा, अरविंद घोष के अगर बारे में बात किया जाए तो इनकी अन्य और पुस्तकें हैं, जैसे ऑन द वेदा, ऑन द वेदा, ऑन द वेदा, ऑन द वेदा जो है इनकी एक पुस्तक है और ये काफी ज्यादा प्रचलित थी। और इसी में से एक पुस्तक इनका खूब ज्यादा चर्चा में आई, द लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, द लाइफ डिवाइन।
ह्यूमन साइकिल, ये इनके जो है कृतियां थी। ऑन द वेदा, द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, ये इनकी कृतियां थी। तो ये खासकर कृतियां थी, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप। किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने लिखा था एक्सेस ऑन गीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? मेघनाथ साहा ने, सीवी रमन ने, ऑप्शन नंबर सी है एस एन बोस ने, और ऑप्शन नंबर डी बीरबल बीरबल साहनी ने। तो देखिए इसमें जो भौतिक में 1930 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी थे। और सीवी रमन जी को किस लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? 1930 में, जो आपका यहां पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताइए। अब देखिए अगर आपने बिहार का मैप बहुत बढ़िया से निहारा है तो आराम से इसको बता सकते हैं। जब गंगा उत्तर प्रदेश से इसमें प्रवेश करती है तो उसमें 12 जिले ऐसे हैं जो बिहार के 12 जिलों को टच करती है। 12 जिले को टच करती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए कौन कौन से जिले हैं, एकदम शुरुआत से चलिए। क्रम से बक्सर, फिर भोजपुर, फिर सारण, फिर उसके बाद वैशाली, फिर आपका पटना, उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, उसके बाद आपका लखीसराय मुंगेर, फिर उसके बाद आपका आता है भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर कटिहार। आपके 12 जिले हो जाते हैं। शुरुआत से एकदम कंटिन्यू चलिए। बक्सर, भोजपुर, सारण, फिर वैशाली, फिर पटना, फिर समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, उसके बाद लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार। कटिहार के बाद वो अपना वेस्ट बंगाल में चली जाती है उधर का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कितने जिलों को टच करती है? 12 जिलों को टच करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? देखिए उड़ीसा का अगर बिहार से पृथक की बात करते हैं तो जो टाइम पीरियड था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित, अगर शाही दरबार का आपने नाम सुना था तो उस समय जो 1911 में राजधानी ट्रांसफर होती है तो उस समय बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर दिए करके नए संगठित राज्य में बनाने की घोषणा किया। किसने किया था? सम्राट ने किया था। नया पृथक राज्य उन्होंने बना दिया। फिर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार तथा उड़ीसा के प्रांत को विधिवत स्थापित कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार में जो उड़ीसा का प्रांत था उससे अलग कर दिया गया। बिहार में जो जितना पार्ट उड़ीसा का था उसको अलग करके एक अलग से सेपरेट कर दिया गया। बिहार का फिर पुनः जो विभाजन किया गया तो आप ये जानते हैं कि बिहार से कट के एक दूसरा स्टेट बना हुआ है, उसका आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। आपका पड़ोसी जो है स्टेट है, राज्य है, वो 15 नवंबर 2000 को बना हुआ है। कब बना हुआ है? 15 नवंबर 2000 में बना हुआ है। और इसी समय 3 राज्यों का गठन हुआ था। वो कौन कौन से राज्य थे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1933 सॉरी 1936 1936 में जो है ये अलग हुआ था उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा और बिहार अलग से सेपरेट हो गया था 1936 में। अगर डेट आपको पूछेगा तो 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1936 बिहार उड़ीसा सेपरेट हो गया था, अलग अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है स्थित है? गया में, बोध गया में, देव में और रांची में। देखिए बताइए सूर्य मंदिर की अगर बात करते हैं तो सूर्य मंदिर स्थित है आपका देव में। देव ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, देव। और अन्य जगहों की अगर बात कर लें तो बोध गया में, अगर बोध गया की बात करें तो बोध गया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने के कारण वहां विश्व भर के जो है लोग आते हैं, वहां पर प्रसिद्धि वह विश्व भर में वो प्रसिद्ध है बोध गया, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहीं पर महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े बड़े मंदिर आपको मिलते हैं, क्योंकि
एक मंदिर उसमें बहुत फेमस है, महाबोधि का मंदिर, वो कहाँ पर पड़ता है आपका? बोध गया में। गया शहर की बात अगर करें तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फाल्गु। कहाँ पर है? फाल्गु। फाल्गु नदी। कहाँ पर? फाल्गु नदी की बात करें तो फाल्गु नदी के किनारे ये बसा हुआ है, तो ये काफी ज्यादा फेमस है। तो इन सब चीजों इसको भी ध्यान में रखिए कि कौन सी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। फिलहाल इसका जो सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कहां पर है? देव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बबीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर 2 आपका रीति झा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका जाह्नवी सिंह और ऑप्शन नंबर 4 आपका आ गया अंशिका चौधरी। तो बताइए कौन था ऐसा? देखिए 1 मार्च 2023 को जल शक्ति जो मंत्रालय है उसने ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जो एक लिस्ट जारी होती है उसमें ये सम्मान दिया गया था बबीता गुप्ता को। उसमें बिहार की एक लेडी हैं बबीता गुप्ता, उनको ये सम्मान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कब दिया गया था अगर ये पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं कि वो 4 मार्च जो है विज्ञान भवन में दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था उसी समय ये दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है बबीता गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चर्चा में रहा मंदार हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, सासाराम, भागलपुर, सिवान। बताइए ये कौन से जिले में स्थित है मंदार हिल? तो ये मंदार हिल जो है ये भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में। अच्छा भागलपुर में ये किस लिए, कितना क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको बहुत ज्यादा लोकप्रियता है? तो इसकी हाइट पहले जानते हैं। इसकी जो हाइट है वो ऊंचाई ये है आपका 800 मीटर। 800 मीटर की। यहाँ पौराणिक कथन में ये माना जाता है कि इसी पर्वत को लेकर सागर मंथन किया गया था और देवताओं में जो सागर मंथन हुआ था वो इसी पर्वत यही पर्वत था। तो वहां पर अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं ने इसको यूज किया था कि वो पर्वत को। तो इसलिए इसका मंदार हिल में जो मंदार हिल है वो बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है। ये कहां पर स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये आपका 800, अच्छा 800 मीटर नहीं फीट है, ये फीट है। 800 फीट है इसका ऊंचाई, 800 फीट है। तो यहां तक का एक सेशन ये प्रैक्टिस सेट का था। अब आप लोगों को आकलन हो गया होगा कि आप कितने ज्यादा स्टडी किए हुए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पीछे हैं तो सीरीज को जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि बीपीएससी बार बार रिपीट कर रही है क्वेश्चनों को, उसको आप लगाइए और यह कंटिन्यू सीरीज लगभग 10 सीरीज चलेगी। इसका आप प्रैक्टिस करिए। इसमें से निश्चित है कि इसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रिपीट किया जा रहा है। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग इसका आनंद लीजिए और नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।